तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। एंड आज जैसे कि आपने क्या थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन बाय डब्ल्यूएसएम मेथड। तो जनरली क्या हम पहले क्या सिंगली रेनफोर्स सेक्शन समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे एंड फिर हम क्या डबली रेनफोर्स सेक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम जो हमारा क्या एक टॉपिक छूट गया था, जो कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल करने से पहले क्या एक टॉपिक के हमको समझ में आना चाहिए। द रोल ऑफ मॉडुलर रेशियो इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी जो मापांक अनुपात होता है उसका जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी कार्यकारी जो प्रतिबल विधि है उसमें क्या उसकी रोल क्या होता है। ठीक है, तो जनरली मैंने आपके लिए एक टेबल का यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर स्टील है एंड इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, यानी ये जो टेबल है ये क्या एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के क्या एनालिसिस करने में क्या मदद करेगी। तो अगर एक एक टेबल के दोनों छोर आप देखते हैं, एक तरफ हमने स्टील लिख दिया, एक तरफ क्या लिख दिया हमने इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। यानी इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट का मतलब है कि अगर हम क्या वहाँ पे स्टील हटा दें, नहीं नहीं सॉरी, अगर जो जितना भी कंक्रीट हमने वहाँ पे हटाया है उसमें कितना हम क्या स्टील रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एरिया, अगर ए एस टी है स्टील का, अगर स्ट्रेस उसमें क्या है सिग्मा एस टी है, स्ट्रेस क्या है सिग्मा एस टी यहाँ पे है स्टील में उत्पन्न स्ट्रेस, तो फोर्स क्या हो जाएगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास ए एस टी है एंड स्ट्रेस हमारे पास सिग्मा एस टी है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको क्या कंक्रीट के टर्म्स में निकालें तब हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो तब हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एम इंटू ए एस टी, यानी जो कंक्रीट में का जो एरिया होगा वो स्टील में उत्पन्न एरिया का क्या है एम गुना होगा। यानी जो ऑफकोर्स क्या है जो कंक्रीट का एरिया होगा, अगर हम इसको क्या यहाँ पे देखें, अगर इसी मानवत के स्टील का हमारे पास कुछ एरिया आ जाता है, अगर हम इसको क्या एम यानी एम जो यहाँ पे क्या मॉडुलर रेशियो है, मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑफकोर्स वैल्यू क्या है बढ़कर ही आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा वो कंक्रीट का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा एम इंटू ए एस टी इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। अगर स्ट्रेस की बात करें तो ये होता है हमारे पास सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम। तो जो कंक्रीट में जो उत्पन्न स्ट्रेस होते हैं वो स्टील में उत्पन्न स्ट्रेस का क्या है उसके क्या है एम बटे ही होता है। ठीक है, यानी सिग्मा एस टी को जब हम क्या एम यानी मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है कंक्रीट में उत्पन्न क्या स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, एंड जब इसके लिए क्या है तो इसके लिए फोर्स कितना आ जाएगा, इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एम इंटू ए एस टी, ये हो जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस, यानी सिग्मा एस टी इंटू सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फोर्स हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि एम इंटू ए एस टी आया क्या है और इसको जनरली क्या कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है वो समझते हैं, हम डेरिवेशन समझते हैं। तो पहले मैं क्या चित्र यहाँ पे क्या प्लॉट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या आपके लिए दो क्या क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे बीम के क्या ड्रॉ कर दिए हैं। ये क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड जो ये वाला फिगर है ये क्या इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। एंड यहाँ पे आप लोग देखते हैं यहाँ पे क्या ये हेट्रोजीनियस लिख दिया है मैंने, और ये क्या है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, यहाँ पे जो सामग्री यूज़ की जाएगी वो क्या अलग अलग, लेकिन होमोजीनियस मतलब जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें अगर क्या हमें माना बात क्या है एक ही मटेरियल यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे ये कंक्रीट है, यहाँ पे कंक्रीट है, यहाँ पे ये क्या स्टील प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब हम समझते हैं जनरली क्या अगर हम क्या इस स्टील को यहाँ पे क्या हटा देना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, हम इस स्टील को हटाना अगर हम क्या हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ कंक्रीट हमें क्या फिल करनी पड़ेगी। तो वो कंक्रीट कितना आएगी उसका भी तो हमें क्या वो निकालना पड़ेगा ना, एरिया उसका कितना एरिया को क्या हो इस बार ने क्या कवर कर रखा था, जितनी बार हमने क्या प्रोवाइड कर रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे क्या कंक्रीट फिल करनी पड़ेगी। तो वो कंक्रीट क्या होगी एम इंटू ए एस टी, यानी एम यहाँ पे मॉड्यूलर रेशिया एंड ए एस टी यहाँ पे क्या होगा जो हमारे पास जो हमने स्टील प्रोवाइड किए थे उसका क्या एरिया। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। तो ये क्या हो जाएगा होमोजीनियस क्या है सेक्शन बन जाएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या कंक्रीट यूज़ हो जाएगी एंड यहाँ पे तो कंक्रीट थी एंड यहाँ पे हेट्रोजीनियस का मतलब है यहाँ पे कंक्रीट थी यहाँ पे ए एस टी थी, यानी दोनों के अलग अलग है इसमें मटेरियल यूज़ किए गए थे। एंड होमोजीनियस मतलब यहाँ पे क्या हमें दोनों मटेरियल क्या एक ही क्या दोनों मटेरियल को क्या एक ही मटेरियल से क्या विस्थापित करने, यानी एक ही मटेरियल यहाँ पे यूज़ होगा। तो तभी इसका नाम क्या पड़ा है इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। एंड अगर हम क्या क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना चाहते हैं कंक्रीट के टर्म्स में, तब हमें क्या ए एस टी इस ए एस टी को जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा था उसको क्या एम मॉडुलर रेशियो से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पे क्या कंक्रीट का एरिया प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या एक डेरिवेशन से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनरली क्या एरिया टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ कंक्रीट
प्लस एरिया ऑफ स्टील, ठीक है दोस्तों। एंड इक्विवेलेंट एरिया क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, अगर हम इक्विवेलेंट एरिया निकालना चाहते हैं तो ए इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एम इंटू ए एस टी। इसका एरिया यही तो होगा, कंक्रीट का एरिया मतलब एरिया कंक्रीट का, और इसका जो इस ये बार जो हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित इसके पहले कंक्रीट करना है उसका एरिया क्या जगह एम इंटू ए एस टी, तो दोनों के एरिया का यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। एंड एरिया ऑफ कंक्रीट अगर हम निकालना चाहें तो टोटल इसको लिखते हैं हम एरिया ऑफ कंक्रीट को ए माइनस एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। यानी अगर हमें क्या यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है तो टोटल एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ स्टील घटा देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ कंक्रीट बच जाएगा, ठीक है। एंड एम इंटू ए एस टी हमारे पास क्या एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एस टी क्या यहाँ 1 मिनट, इन दोनों में से क्या हम ए एस टी कॉमन ले सकते हैं ना, या इससे यहाँ पे से इसको क्या पहले कोष्टक खोल देते हैं, यानी ए माइनस ए एस टी प्लस एम इंटू ए एस टी, यहाँ से हम ए एस टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस, ठीक है, ए एस टी हमने क्या कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम क्या ए एस टी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -1, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा प्लस एम। अब इसको क्या अगर हम क्या साइन इसको थोड़ी बहुत और क्या सिंपल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस एम को आगे ला देंगे एम एंड -1 मल्टीप्लाई बाई ए एस टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक क्या हो गया हमारे पास ए इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अदर हेडिंग्स से इसको क्या हाईलाइट करते हैं, तो अगर हमें क्या एरिया इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एरिया इक्विवेलेंट, यानी इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस एम -1 इंटू टोटल एरिया प्लस मॉड्यूलर रेशियो -1 इंटू एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। वेयर ए इक्वल टू क्या है, टोटल एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई होप कि आपको ये इक्वेशन क्या समझ में आएगी। तो m-1 इंटू ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विवेलेंट, एंड ये आपको क्या याद करना पड़ेगा कि इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट अगर हमको क्या एनालिसिस करने में क्या काफ़ी क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एरिया होता है m इंटू ए एस टी, स्ट्रेस क्या हो जाएगा इसका क्या अपॉन में क्या m रह जाता है, यानी सिग्मा एस टी को अगर क्या मॉड्यूलर रेशियो से पर डिवाइड करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट वहाँ पे क्या जाएगा स्ट्रेस आ जाएगा। एंड अगर इन दोनों को क्या फोर्स अगर निकालना हो तो एरिया इंटू स्ट्रेस, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। तो आई होप दोस्तों कि आपको क्या इतना क्या समझ में आएगा। अब चलते हैं हम अगला जो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय डब्ल्यूएसएम मेथड, ठीक है। तो डब्ल्यूएसएम मेथड क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम जनरली क्या पहले फिगर क्या प्लॉट करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन बाय डब्ल्यूएसएम मेथड। तो यहाँ से क्या हमारे पास तीन चार क्या फॉर्मूला निकलेंगे जो कि क्या न्यूमेरिकल के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए एनालिसिस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जनरली मैंने क्या चार यहाँ पे क्या चित्र प्लॉट किए हैं। सबसे पहले क्या है, ये जो मैंने क्या प्लॉट किया ये क्या क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, ठीक है। एंड ये वाला जो चित्र है ये क्या इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। इससे पहले जो मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंस ऑफ मॉड्यूलर रेशियो में क्या ये वाला फिगर बताया था, तो ठीक है। तो पहले इन दोनों फिगर को समझते हैं। यहाँ पे क्या हमने ए एस टी के 3 यहाँ पे क्या बार प्रोवाइड करे हैं जिनका जो टोटल एरिया है वो क्या ए एस टी है। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डेप्थ है ये क्या कैपिटल डी है। एंड ये जो यहाँ से इसकी लेकर यहाँ तक की इसकी ये क्या है विड्थ क्या है, इसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो सेंटर ऑफ द जो बार का जो डिस्टेंस होगी, यानी इस एज से लेकर सेंटर ऑफ द बार के जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे इफेक्टिव कवर, वो क्या स्मॉल डी डैश से उसको रिप्रेजेंट किया गया। एंड यहाँ से लेकर और यहाँ तक की इस एज तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी स्मॉल डी, यानी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। और ये क्या क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है। लेकिन अगर हम क्या इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट निकालें तो यहाँ पे जो इसका एरिया हो जाएगा, इससे पहले हमने क्या समझा था, तो यहाँ पे जो इसका एरिया हो जाएगा वो क्या m इंटू ए एस टी होगा। एंड यहाँ पे क्या कंक्रीट है, एंड यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है ये इफेक्टिव डेप्थ है और ये इसकी क्या है विड्थ है b है, ठीक है। अब आते हैं हम इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो स्ट्रेन डायग्राम जनरली क्या हमने क्या अजम्पशन हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने हमारे पास क्या लीनियर लाइन क्या
प्राप्त हुई थी, ठीक है। इस टाइप का हमको जब हम क्या फर्स्ट जो उसका अजम्पशन था, ठीक है, कि द प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, तो वहाँ से हमें क्या ये वाला फिगर क्या प्राप्त हुआ था। तो इसका स्ट्रेन डायग्राम जनरली क्या ऐसा बनता है, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम भी इसके क्या सेम ही बनेगा। तो ये क्या है यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम ऑफ इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। तो जो ये स्ट्रेस डायग्राम है वो क्या इस वाले क्रॉस सेक्शन का है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेस डायग्राम ऑफ इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। एंड यहाँ पे जो ई एस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन इन स्टील, यहाँ की क्योंकि स्टील जो है टेंशन साइड में प्रोवाइड है, इसलिए वाला पोर्शन क्या हो जाएगा टेंशन साइड, ये क्या हो जाएगा कंप्रेशन साइड। तो टेंशन साइड में जो जो उसमें स्ट्रेन आएगा उसको क्या ई एस से रिप्रेजेंट कर रखा है। एंड यहाँ पे जो ई सी है स्ट्रेन इन ई फॉर स्ट्रेन एंड ई फॉर सी फॉर कंक्रीट, यानी कंक्रीट में स्ट्रेन, ठीक है। एंड जो यहाँ पे स्ट्रेस है यहाँ पे क्या जो क्या कंप्रेशन साइड में भी क्या क्या कुछ स्ट्रेस उत्पन्न होगा, उसको क्या सी बी सी कंक्रीट में उत्पन्न क्या वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या जनरली क्या कंक्रीट है और वो कंक्रीट है और वो क्या कंप्रेशन में, इसलिए उसमें कंक्रीट में जो स्ट्रेस होता है उसको क्या सिग्मा सी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पे जो क्योंकि इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो जनरली क्या होगा सिग्मा एस टी अपॉन एम। इससे पहले वाले जो फिगर में हमने क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा एस टी जो स्ट्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट हो गया था सिग्मा एस टी अपॉन एम, ठीक है। आपको क्या समझ में आएगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा एस टी अपॉन एम। तो अब इसका क्या एनालिसिस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब समझते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है। तो यहाँ पे आप समझते हैं देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस जा रही है यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर से जो एक्सिस जा रही है क्या उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस जनरली ऐसी एक्सिस होती है जिस पर जो ना तो क्या उसमें क्या उसमें कंप्रेशन होता है ना ही इसमें क्या टेंशन होता है, यानी इसके जो यहाँ पे जो होता है वो क्या कंप्रेशन और टेंशन क्या होता है शून्य होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं न्यूट्रल मतलब उदासीन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है इसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें जो एनालिसिस में देखेंगे वो क्या निकालेंगे, फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी इसको एन ए से भी क्या इसको बोलते हैं यानी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो डेप्थ आती है वो आती है हमारे पास डेप्थ ऑफ क्रिटिकल, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी या फिर इसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। लिखेंगे इसको डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन सी से, सी फॉर क्रिटिकल एंड डेप्थ यहाँ पे क्या सी फॉर क्रिटिकल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा क्रिटिकल को, सी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा क्रिटिकल को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो इस डेप्थ को निकालने के लिए हम क्या ये जो स्ट्रेस डायग्राम है इसको क्या एनालिसिस करेंगे। तो हम क्या पहले स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे क्या प्लॉट कर देते हैं। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, थोड़ी सी नीचे लग देते हैं। एंड ये इसका क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी इफेक्टिव डेप्थ होगी, यानी स्मॉल डी होगी। यहाँ पे इसमें क्या स्ट्रेस था सिग्मा सी बी सी, यहाँ पे जो स्ट्रेस था वो क्या सिग्मा एस टी अपॉन एम, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे क्या यहाँ पे होगी डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन सी से। तो अगर ये एन सी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एन सी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी इस न्यूट्रल एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी माइनस एन सी, यानी इस टोटल डेप्थ में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम ये वाला जो पोर्शन आएगा हमारे पास ये हो जाएगा डी माइनस एन सी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, यहाँ पे जो हमने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमने हाइट ली है ये होती है स्मॉल डी, ठीक है। यानी जो सेंटर होगा इसका ये बार जो हमने प्रोवाइड कर रखी है इसका जो सेंटर होगा वहाँ तक की डिस्टेंस नहीं है, ना कि हमें क्या एज तक जाना है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये क्या इसके सेंटर तक होती है, ठीक है। हमें क्या बॉटम एज तक नहीं जाना है यहाँ पे। तो ये क्या स्मॉल डी होती है जनरली इसकी क्या
हाइट। तो इसका क्या एनालिसिस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर 1 मिनट, फ्रॉम यूजिंग सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या दो त्रिभुज बन रहे हैं एंड क्या सिमेट्री यानी सममिति है इनमें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या सममिति का यूज़ करें यानी सिमेट्री का यूज़ करें, क्योंकि दोनों त्रिभुज के अपोजिट साइड है एंड यहाँ पे क्या सममिति यानी सिमेट्री का, यहाँ पे जो मैथमेटिकल जो वो है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा बाय यूजिंग सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। यहाँ पे अगर हम क्या सममिति का प्रयोग करें, अगर हम यहाँ पे क्या सममिति का प्रयोग करें, तो आप लोग देख सकते हैं जो ये बेस है ये डिवाइड बाय ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डिवाइड बाय ये, ठीक है। तो सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय एन सी यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस टी डिवाइड बाय एम यानी ये डिवाइड बाय ये जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिवाइड बाय डी माइनस एन सी, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को इधर ले जाएंगे, इस वाले पोर्शन को इधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस एन सी इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइड बाय एम इंटू ये वाला पोर्शन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एन सी, ठीक है। अब इसको क्या और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाई इसका क्या अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डी माइनस इसका इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाई एन सी इक्वल टू क्या जाएगा, ये एजिटिव रहेगा सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई यहाँ पे डॉट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एन सी। एंड अब क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एन सी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इस वाले पोर्शन को हम इधर उठाएंगे यानी इक्वल टू के उधर साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम इंटू एन सी। ये वाला पोर्शन इधर माइनस में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यानी सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाई एन सी। अब क्या करेंगे एन सी इन दोनों से क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, एन सी हमने क्या कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम प्लस सिग्मा सी बी सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बचेगा सिग्मा सी बी सी इंटू डी। तो आई होप कि आपको क्या इतना समझ में आ गया, आप लोग इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्या अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे करेंगे इसको अगर सॉल्व, जब हम इसको आगे फर्दर किया तो यहाँ से हमें क्या एन सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एन सी इक्वल टू क्या जगह सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल डी डिवाइड बाई सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम। तो आप लोग देखते हैं हमने किया क्या, यहाँ पे देखो हमें क्या एन सी की वैल्यू निकाली है, तो एन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला पोर्शन पूरा जगह अपॉन में चले जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमने अपॉन में ले जा दिया, देख सकते हैं सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाई डी सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई डी एंड ये वाला जो पोर्शन था इतना कोष्टक में जो है ये क्या इसके अपॉन में चले गया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी डिवाइड। अब क्या करेंगे आगे, इस एम का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे एंड जो अपॉन में एम है ये क्या ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो एन सी इक्वल टू क्या जाएगा, ये एम क्या, एक मिनट रुक जाओ, इसको क्या कहते हैं सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई इस एम का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे यानी एम इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस यहाँ पे क्या जाएगा सिग्मा एस टी एंड डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बचेगा एम बच जाएगा। तो ये वाला एम जो है इसके साथ चले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एन सी इक्वल टू क्या जाएगा, एम ऊपर चले गया तो यहाँ पे बचेगा एम इंटू सिग्मा सी बी सी, इसको क्या एक साथ करते हैं डिवाइड बाई एम इंटू सिग्मा सी बी सी, ठीक है दोस्तों, प्लस सिग्मा एस टी एंड इस डी को क्या हम टोटली क्या अलग कर देते हैं क्योंकि ये क्या अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल डी। तो ये वाला फार्मूला देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे एन सी की वैल्यू यहाँ पे डेराइव हो गई है। तो ये एन सी की जनरली के इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको ये क्या वैल्यू क्या याद बाय हार्ट क्या याद होनी चाहिए। ये जनरली के स्टूडेंट के इन फार्मूला में क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है, IAS कोड में हमें क्या फार्मूले दे भी नहीं रखे हैं, ठीक है, तो हमें क्या याद करने पड़ेंगे। तो जब हम क्या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे,
अगले आने वाले के लेक्चर में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ जो न्यूट्रल एक्सिस की जो फार्मूला होता है एम इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी। ये क्या है, इसको क्या है स्टार से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये क्या डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए। अब जो है इसको जो ये जितना भी कोष्टक मैंने लिखा है इसको हम क्या के से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन सी इक्वल टू के इंटू डी। ये पूरा जहाँ पे के की वैल्यू क्या है ये पूरी हो गई, ठीक है। तो इसको क्या इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है के इंटू डी, ठीक है। जहाँ पे क्या के की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि एम तो यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो है, सिग्मा सी बी सी यहाँ पे क्या परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आते हैं सिग्मा एस टी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ये जनरली मैंने बताया नहीं था, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू हमने क्या पिछले लेक्चर में कवर कर रखी है हम कि सिग्मा सी बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि सिग्मा एस टी की वैल्यू, वैसे जनरली हमें क्या सिग्मा एस टी की वैल्यू क्या आइस कोड में रिफायर कर रखी है। तो वो क्या टेबल फिर भी हम क्या यहाँ पे बना देंगे आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या स्टील टेबल फॉर सिग्मा एस टी के यहाँ पे एक टेबल बना दिया। तो अगर हमारे पास के ग्रेड ऑफ स्टील हमें दे रखा है Fe250, ठीक है, हमें क्वेश्चन में आकर के Fe250 दे रखा है, या फिर क्या Fe क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमें Fe415 दे देगा, Fe500 दे देगा, ठीक है। ये हमारे पास के ग्रेड ऑफ स्टील है, ठीक है। अगर हमारे पास Fe250 दिया होगा तो उसके लिए जो सिग्मा एस टी की वैल्यू होती है वो होती है 140 और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर mm², ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। Fe250 के लिए सिग्मा एस टी की वैल्यू 140 होती है, Fe415 के लिए कितनी हो जाएगी 230, ठीक है। एंड Fe500 के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 275। तो आप लोग बोलेंगे कि ये वैल्यू आई कहाँ से है, तो हमें क्या IS 456 में क्या ये वैल्यू क्या हमें बताई गई है। और वरना जो है मैं आपको एक इसका सिंपल फंडा भी बता देता हूँ, ये वैल्यू जनरली हमने निकाली कैसी है। तो हमारे पास जो ये सिग्मा एस टी की वैल्यू आई है वो कैसे आई है, 250 को जब हमने क्या डिवाइड किया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो स्टील के में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था 1.78, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 250 डिवाइड बाई 1.78 तो हमारे पास आएगा 140.44, जो कि हम उसको क्या लिखेंगे 140 न्यूटन पर mm²। इसी प्रकार अगर हम क्या Fe सिग्मा एस टी निकालें Fe 415 के लिए, तो 415 को क्या हम 1.78 से क्या डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार फर्दर हम क्या अगर हम 500 के लिए निकालें तो क्या करेंगे 500 डिवाइड बाई 1.78, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जगह 415 डिवाइड बाई 1.78 तो यार 233.14, ठीक है। तो 233 क्या 200 हमें एक क्या लेनी पड़ती है एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो ये क्या 233 किसके आसपास है 230 के आसपास है, तो इसलिए क्या जगह 230, ये 140 वैल्यू थी, ये 230 थी। अगर हम 500 को डिवाइड करते हैं 500 डिवाइड बाई 1.78 तो हमारे पास आ रहा 280.89, ठीक है। तो 280.89 को हमने क्या है जनरली आई स्कोर में क्या 275 के इसको प्रेफर कर दिया गया है, ठीक है। एंड ये क्या सिग्मा एस टी की वैल्यू है Fe 500 के लिए। तो आए अब दोस्तों कि आपको क्या इतना समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है ये वाला जो फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये आपको क्या बाय हार्ट के याद होना चाहिए। और ये वैल्यू हम क्या जनरली क्या ग्रेड ऑफ क्या स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट से निकालेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्मॉल डी के यहाँ पे डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। एंड ये वैल्यू आपको ये सूत्र जो यानी ये जो फॉर्मूला है आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास आएगा ये तो क्या था क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था, अब हमें निकालनी है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब अगले जो पॉइंट पे चलेंगे हम वो होगा हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये तो क्रिटिकल था, अब हमें एक्चुअल निकालना है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगी, तो 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। इससे पहले हमने क्या निकाला था, इससे पहले हमने डेप्थ ऑफ क्या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल दिया है। अब चूंकि ये एक्चुअल है इसलिए इसको क्या Na से क्या रिप्रेजेंट किया गया है। तो Na देख सकते हैं आप यहाँ इस एज से लेकर जो न्यूट्रल एक्सिस क्या वहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी Na। तो अब हम समझते हैं कि डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है। तो डेप्थ ऑफ अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज़ नॉन एज डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस।
तो इसके बाद हम आने वाले के लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ अंडर रेनफोर्स सेक्शन, व्हाट इज़ ओवर रेनफोर्स सेक्शन एंड व्हाट इज़ बैलेंस सेक्शन। तो वहाँ पे जनरली क्या हम समझेंगे, ठीक है। तो जो अंडर रेनफोर्स मतलब उसमें क्या है, स्टील की मात्रा कम होगी, ओवर रेनफोर्स मतलब उसमें स्टील की मात्रा क्या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो उसकी डेप्थ होती है उसको क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है दोस्तों। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इन इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो हमने क्या इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन एरिया बताया था इससे पहले, ये वाला जो फिगर है इसका एनालिसिस करके हम क्या इसका एनालिसिस करके हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या फाइंड आउट करेंगे। एंड स्ट्रेस डायग्राम का एनालिसिस करके हमने क्या फाइंड आउट किया था, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब हम इस वाले डायग्राम का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से हमें क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस है ये, इसके जो परिता है हमारे पास दो सेक्शन है, एक वन है और एक वन सेक्शन, यानी जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जो सेक्शन है एक वन वाला सेक्शन हो गया, एंड टू सेक्शन यानी टू सेक्शन, ये जो सरिया हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है जिसका जो एरिया है वो m/AST है। तो इसका जो है इस न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों एक्स सेक्शन का क्या है, इस वाली न्यूट्रल एक्सिस के परिता में क्या लेना है, मोमेंट लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मोमेंट जनरली क्या होता है, हमारे पास होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी होती है, जिस भी हम सेक्शन का हम निकाल रहे हैं उसकी जो है, जिसके परिता हम निकाल रहे हैं वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो जैसे हम यार पहला सेक्शन है तो हमें क्या है इसका मूवमेंट, तो सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास इक्विवेलेंट, जो ये फिगर है इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये वाला फिगर जो है इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों सेक्शन के मोमेंट ले लेंगे। मोमेंट इसको क्या इस चीज़ से लिखते हैं, ठीक है, मोमेंट एट सेक्शन वन, मोमेंट एट सेक्शन वन इक्वल टू क्या जगह, मोमेंट एट सेक्शन टू जी, यानी जो मोमेंट एट, यहाँ पे जनरली अज्यूम क्या कर लिया गया है, जो मोमेंट एट सेक्शन वन होगा वो क्या होगा, मोमेंट एट सेक्शन टू का क्या इक्वल होगा। अब मोमेंट एट सेक्शन वन का क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई x1 बार इक्वल टू A2 A1, ये A1 है ये A2 है, ठीक है। इसका एरिया अलग होगा, इसका एरिया अलग होगा, A2 मल्टीप्लाई बाई x2 बार। अब एरिया तो हमें क्या, इसका जनरली क्या निकलेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, B, 1 मिनट, ये क्या यहाँ पे ये B है, ठीक है, यानी ये विड्थ है, विड्थ इंटू इसकी डेप्थ क्या n है, तो B इंटू n है, एरिया तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन x1 बार कैसे निकलेगा, ठीक है, इसको समझते हैं। तो हमें क्या है, इसका सेंटर जनरली क्या है, ये है, इस वाले सेक्शन का हमें क्या, इसका न्यूट्रल एक्सिस के परते क्या निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस के परते इसका मूवमेंट निकालना है। तो हमें क्या इसकी हाफ डिस्टेंस चाहिए, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक लेकर n है, NA है, यानी एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ ऑफ एक्चुअल, तो ये क्या, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, NA डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब इसका क्या आगे, इसको क्या फॉर्मूला लिख देते हैं। तो A1 क्या जगह यहाँ पे, B मल्टीप्लाई बाई NA, यानी विड्थ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ, ये क्या, क्योंकि ये रेक्टेंगल पोर्शन है, मल्टीप्लाई बाई x1 बार क्या जगह यहाँ पे NA डिवाइड बाई 2, ठीक है। एंड A2 यानी इसका एरिया क्या हमारे पास m/AST, यानी जो ये सरिया है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, तो इसका एरिया क्या है हमारे पास m/AST, ठीक है। एंड इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस या इस सेंटर पोर्शन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थी D, और यहाँ से यहाँ तक लेकर थी NA, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D माइनस NA डिवाइड बाई 3, ठीक है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे D माइनस सिर्फ NA होना चाहिए था, ये आपके हटा देना, ये क्या है, सिर्फ क्या है D माइनस NA है, क्योंकि देखो इस D में से अगर हम क्या ये वाली डिस्टेंस घटा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगा D माइनस NA। तो दोस्तों ये आप लोग देखते हैं इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास क्या है, डेप्थ ऑफ
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। इसको क्या सिंपली और क्या कर देंगे, सिंपल, तो बी एन ए इंटू एन ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एम इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एन ए। तो ये हमारे पास क्या, ये यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यानी एन ए की यहाँ से क्या वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब हम क्या डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे तो हम क्या यही फार्मूला यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो इसलिए क्या इस फार्मूला को आप क्या बाय हार्ट के याद कर देना, याद करेंगे आई होप कि आप लोग क्या ऐसे याद कर लेंगे, सिंपल है। नहीं तो आप इसको क्या 2-3 बार क्या अगर इसको क्या रफ कॉपी पे क्या ड्राइव करेंगे जिस जिस तरीके से मैंने किया है, तो वैसे ही आपको ये क्या याद हो जाएगा, लिखने से ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला जनरली है बी इंटू एन ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एम इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एन ए। ये हमारे पास क्या डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, अगर हम क्या ए एस टी यानी एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे देखें ए, यहाँ पे क्या एन ए इज डाइट, एन ए का स्क्वायर इज डाइटली प्रोपोर्शनल टू क्या ए एस टी है, ठीक है। यानी अगर ए एस टी को क्या हम क्या इंक्रीज़ करते हैं तो एन ए का स्क्वायर भी यहाँ पे क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन क्या स्क्वायर में इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसलिए अगर हम जितना ज़्यादा स्टील एरिया ऑफ स्टील रखेंगे वहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या उतनी ज़्यादा आएगी हमारे पास, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या उतनी ज़्यादा आएगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको क्या समझ में आया होगा। तो इसको क्या है यहीं तक करते हैं, अगले आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसके बाद वो होगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज़ से, एंड उसी पे हमारे पास जनरली क्या आते हैं क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में। तो उसको समझेंगे अगले आने वाले लेक्चर में। फिर हमारे पास क्या होगा, हम डिज़ाइन के क्या स्टेप समझेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को WSM मेथड से, एंड फिर वहाँ पे हमारे पास सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड फिर हम आएंगे डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि व्हाट इज़ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसके सिर्फ क्या है टेंशन साइड में क्या स्टील प्रोवाइड की जाती है, सिंगली मतलब सिंगल साइड में प्रोवाइड करेंगे, वो वाली साइड क्या होगी टेंशन साइड, ठीक है। एंड डबली रेनफोर्स्ड क्या होगा, जिसकी टेंशन साइड में तो हम क्या बार प्रोवाइड करेंगे, यानी ए एस टी जो इसमें क्या स्टील बार तो हम क्या टेंशन में प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही साथ क्या कंप्रेशन साइड में भी क्या हम क्या उसमें क्या बार प्रोवाइड करेंगे। तो आने वाला लेक्चर एक क्या इसमें सेपरेट होगा कि व्हाट इज सिंगली रेनफोर्स्ड एंड व्हाट इज डबली रेनफोर्स्ड एंड व्हाट वी हमें क्या डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है प्रोवाइड करने की। तो ये हम क्या अगले आने वाले लेक्चर में समझेंगे। तो आई होप कि आपको क्या इतना क्या समझ में आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर क्या नए हैं तो इस चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, और इन वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या सब्सक्राइब वो शेयर करें, ताकि क्या उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए, और बेल आइकन को दबाने क्या ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्या आप जो है इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।